गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी क्लास में। इसके पहले हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना था और उसके बाद वर्ण विचार के बारे में। भाषा में बच्चों हमने जाना था कि जो भाषा है वो मुख्य रूप से लिखित और मौखिक, उसके दो रूप हैं। मौखिक भाषा को हम ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं, सुनते हैं, और लिखित भाषा को हमें लिख कर प्रकट करना होता है। अपने मनोभावों को हम लिख करके प्रकट करते हैं। तो इन दोनों में फर्क है कि एक जो है मौखिक भाषा जो है वो ध्वनियों का रूप है और लिखित भाषा जो है वो वर्णों का रूप है। इसको हमने जाना था वर्ण विचार में कि वर्णों को, लिखित भाषा के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है और वर्ण के प्रकार के बारे में जाना था कि मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन है और आदि आदि। और उसके बारे में हमने समझा था कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो है, जो ध्वनियां हैं उनके लिखित रूप होते हैं वर्ण। और हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। तो अब ये हो गया भाषा के बारे में और वर्ण के बारे में। इसके बारे में हमने जाना। अब इससे ही संबंधित है आज शब्द विचार, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि शब्दों के जो मुख्य बातें हैं शब्दों की वो क्या क्या हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। कह सकते हैं कि वर्णों का जो समूह है वो शब्द कहलाता है। एक साधारण भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि वर्ण क्या है? वर्ण जो है वो शब्दों का समूह है। लेकिन क्या जो ये वर्ण, अलग अलग वर्ण जो मिलते हैं, तो क्या जो भी रचना होती है, जो भी हमारे सामने आता है, जो भी रचना सामने आती है, तो क्या वो सभी शब्द कहलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर शब्द किसे कहते हैं, इसी को आज हम जानेंगे। देखिए बच्चों, शब्द वर्णों के समूह तो होते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ देखिए लिखा है, ये वर्ण है, ठीक है। ये क ल म, ये क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। तो इनके मिलने से यहाँ बना क ल म कलम, ठीक है। और ऐसे ही नीचे आप देखेंगे दूसरे नंबर पे कि म, क और ल, यह भी वर्ण है, लेकिन इनके मिलने से क्या बना? म क ल मकल। इसके बाद मैंने लिखा है ल म का, ये भी तीनों वर्ण हैं, लेकिन इनके मिलने से क्या शब्द बन गया? ये ल म का। तो एक ये शब्द बना, एक ये बना, ये एक ये बना। तो इन तीनों में ही क्या अंतर है? ये तीनों ही शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये शब्दों का समूह है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि क्या है, शब्द क्या होते हैं? वर्ण का समूह है। तो ये तीनों ही वर्णों का समूह है। तो हम यहाँ पर इन तीनों शब्दों के समूह को क्या शब्द कहेंगे? देखिए, कलम, इसका हमें अर्थ समझ में आ रहा है, जबकि ये दोनों जो वर्णों से मिले, जो दो शब्द हैं, जो दो रचनाएं हैं, इनको हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ण के समूह को हम शब्द कहें, ये गलत होगा। शब्द हम उसी को कहेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द क्या होते हैं? शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना। स्वतंत्र, देखिए, स्वतंत्र और सार्थक रचना को हम शब्द कहते हैं। तो ये स्वतंत्र और सार्थक क्या हुआ? स्वतंत्र मतलब शब्द स्वतंत्र रहते हैं, वो शब्दकोश में रहते हैं। तो ये शब्दकोश में रहते हैं वो, और उनका प्रयोग हम अकेले नहीं करते। उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो वाक्य में पद के रूप में करते हैं। तो ये भी एक बात है इसके साथ कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। शब्द वही होते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं, व्याकरण नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को हम पद कहते हैं। लेकिन जब यही पद स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उनको हम शब्द कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि स्वतंत्र और सार्थक। सार्थक का सार्थक मतलब अर्थ के साथ। तो जो शब्द अर्थ दें, जो शब्द स्वतंत्र रूप से हो, जिनको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकें, जैसे कलम, किताब, राम, श्याम, ये सब अलग अलग क्या है? ये शब्द हैं। इनका हम अलग से प्रयोग कर सकते हैं कि राम किसी का नाम हो सकता है, किताब कोई और हो सकती है। तो ऐसे ही ये सब शब्दों की ये विशेषता है कि वो स्वतंत्र रहते हैं,
ठीक है, और शब्दकोश में उन्हें स्थान दिया जाता है। लेकिन जब इन्हीं का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो ये पद कहलाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब आपने देखा कि ये इसकी परिभाषा हो गई शब्द की। तो इस परिभाषा के आधार पर हम शब्दों की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं कि शब्दों की कौन सी मुख्य विशेषताएं सामने आती हैं इस परिभाषा के बाद। तो आप ये देखिए, शब्द की पहली विशेषता ये आएगी कि जो है शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरी विशेषता है हर शब्द कुछ न कुछ अर्थ देता है। तो शब्द की विशेषता है कि समूह तो रहेगा उसमें वर्णों का, लेकिन वो कैसा होगा समूह, वो कुछ न कुछ अर्थ देगा। जो यहाँ परिभाषा में लिखी बात को यहाँ पर ये सिद्ध करता है। जो यहाँ सार्थक शब्द लिखा है उसको ये सिद्ध करता है। वर्णों के मेल से बनी निरर्थक रचना को शब्द नहीं कहते हैं। अब वर्णों के मेल से निरर्थक रचना को, अब मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि ये क, ल और मा, ये शब्द बना तो ये सार्थक शब्द कहलाएगा, ये कोई अर्थ दे रहा है। जबकि इसके विपरीत अगर मैं ये ऐसे कर देती हूँ, अगर ये भी वर्णों का समूह हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्णों का समूह बनने के बाद ये शब्द के रूप में ल म क आ जाएगा। ल म क, नमक का क्या अर्थ है, तो हम कुछ भी अर्थ इसका नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्णों के मेल से बनी निरर्थक रचना को, तो ये रचना कैसी हो गई, ये निरर्थक हो गई, ये निरर्थक रचना हो गई। ये वर्णों के मेल से तो बनी है लेकिन ये निरर्थक रचना हो गई, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द क्या होंगे, जिनका अर्थ निकलता होगा। तो इसके बाद भाषा में शब्दों का भंडार होता है। हिंदी भाषा वैसे भी एक बहुत विस्तृत भाषा है, एक विशाल इसका संग्रह है इसमें शब्दों का। तो इसमें शब्दों का भंडार होता है। भंडार का मतलब उसमें बहुत ज्यादा शब्द होते हैं, कोश होता है। मन के हर भाव को प्रकट करते हैं। शब्द क्या करते हैं, शब्द हमारे मन के हर भाव को प्रकट करते हैं। कैसे, हम उसको लिखित रूप से प्रकट कर सकते हैं, इसी को तो कहते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि ये शब्द जो है ये भाषा के रूप में, हमारी लिखित भाषा के रूप में हमारी बातों को स्पष्ट करते हैं, भावों को प्रकट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे की बात को पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये हो गया परिभाषा के आधार पर, ये कुछ मुख्य बातें होती हैं शब्द के अंतर्गत। अब इसके बाद जानेंगे कि जो ये हिंदी भाषा मैंने आपको बताया एक सागर के समान है। जैसा विशाल सागर होता है उसी तरह से इसका साहित्य, इसका शब्द भंडार भी बहुत विशाल है। हिंदी भाषा में तरह तरह के आपको शब्द मिलेंगे। हम हिंदी पढ़ते हैं जब, तो आपने देखा होगा जब हम लिटरेचर में कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि ये हिंदी भाषा में एक बहुत विशाल भंडार है शब्दों का। अब इतने सारे शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये किस प्रकार का शब्द है, ये कैसे बना है। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर इसी को समझने के लिए कि इसकी विशालता और हिंदी के शब्द भंडार को समझने के लिए शब्दों को मुख्य रूप से 4 आधार पर बांटा गया है, जिससे हम हिंदी भाषा के शब्दों को समझ सकें कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। जिसमें जो है सबसे पहले आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति माने क्या होता है, उत्पत्ति माने होता है कि कहाँ से वो प्रकट हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसने जन्म लिया है। तो इसीलिए यहाँ वो ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ से हुआ है, जो कहाँ से प्रकट हुए हैं। स्रोत वही माध्यम, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस माध्यम से वो आया है हमारे पास, किस स्रोत से आया है, इसके आधार पर। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब उत्पत्ति और स्रोत में भी कई प्रकार के शब्द मिलते हैं, जिनको जो है हम जानते हैं तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्दों के माध्यम से। तत्सम शब्द अलग होते हैं, तद्भव अलग होते हैं, विदेशी शब्द अलग होते हैं और देशज शब्द जो है वो अलग होते हैं। ये सभी हमें हिंदी भाषा के अंतर्गत इन सभी शब्दों को हम बहुताया देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना माने क्या होता है, रचना माने होता है बनाना या बनावट। जो शब्दों की बनावट होती है, कोई शब्द किस तरह से बना है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी बनावट जो है 2 शब्दों से मिलकर होती है। कई शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते।
कई शब्द होते हैं जो शब्दांश से मिलते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ जो है उनका, अगर उनको आप अलग अलग करिए, उनका संधि करिए या उनका जो अलग करेंगे जब आप, तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ लिखे जाते हैं तो उनका एक तीसरा अर्थ होता है। तो इसी के आधार पर, शब्दों की बनावट के आधार पर, शब्दों की रचना के आधार पर जो है शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन 3 रूपों में बांटा गया है, इन 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। प्रयोग के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार। प्रयोग मतलब कि हम जो लिखते पढ़ते हैं, जो हम लोग किस प्रकार से उसका हम प्रयोग करते हैं लिखते समय, इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। कि हम जब लिखेंगे तो कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो उसको हम एक व्याकरण के नियम के अनुसार लिखते हैं। तो व्याकरण में किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग, कहाँ किस शब्द को रखना है, इस चीज को कहते हैं प्रयोग करना। भाषा का, शब्दों का प्रयोग करना। तो ये कितने होते हैं, ये विकारी और अविकारी, इसके 2 रूप होते हैं, एक विकारी कहलाता है और एक अविकारी कहलाता है। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चौथा और अंतिम है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब कि उन शब्दों का अर्थ क्या निकल रहा है, उनका अर्थ निकलकर हमारे सामने क्या आ रहा है। तो अब हमको ये जानना होगा कि जब भाई शब्द का कोई जब अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो फिर वो निरर्थक हो जाता है और उसको हम शब्द की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी भाषा में कुछ निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ तब भी नहीं होता। तो ये हो गया आपका शब्द जो है, शब्दों को जितने आधार पर बांटा गया है। मुख्य 4 आधार हैं, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये इसके 4 मुख्य आधार हैं जिनको जो है हम आपको विस्तार से वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। दूसरी क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि इनको हम डिटेल में, इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, इनकी मुख्य बातें इसमें क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही ये जाना कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको इसको विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।